बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े उंदलस। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बहुत सारी हुकूमतें बदली, मगर आवाम को खाने पीने की अशिया पर माफिया का कब्ज़ा ख़त्म ना हो सका। कभी आटा ख़त्म हो गया, कभी चीनी ख़त्म होगी, कभी मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। गरीब आवाम बदहाली का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ तजज़िया नगार अकरम नाज साहब। वेलकम अकरम नाज साहब। शुक्रिया जावेद भाई। हम इनसे आज नेशनल और इंटरनेशनल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नाज साहब, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया है। अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट अमीर हो गए, मगर अवाम गरीब होते गए हैं। इसकी क्या वजह है आज तक? शुक्रिया जावेद भाई, आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। बुनियादी वजह यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जाते हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उन्हें अवाम की तरफ देखना चाहिए। लेकिन जब वो अवाम के मुंतखब होंगे तो तब अवाम की तरफ देखेंगे ना। और तनख्वाहें बढ़ाने की जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि वो एक डिबेटिंग सोसाइटी है, वो तय करते हैं कि हमारे अखराजात कैसे पूरे होंगे। भाई मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और अमीर हो गए। भाई वो जितनी उनकी तनख्वाह हुई है, जितनी वो उनको लॉसेस वगैरह मिलते हैं, इस इमारत को छोड़ के मैं इसको भी, ये गरीब कौम जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, हम इससे भी दुगनी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट खुदा के लिए एक काम कर दे ना, इनके तरक्याती फ़ंड बंद कर दे, इनको बाकी देने वाली सहूलतें बंद कर दें, इन पर पाबंदी लगा दें कि ये कानून साजी के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और इन पर यह पाबंदी लगाएं कि अपने बच्चों को उन्हीं अदारों में तालीम देंगे, और इन पर यह पाबंदी लगा दें कि ये वहीं इनके इलाज होंगे जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल हैं, क्योंकि ये तो हमारे नुमाइंदे बन के गए हैं ना। तो जैसे अक्सरियती लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उस तरह इन्हें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दावेदार ये इस्लाम के हैं, दावेदार इस्लाम के हैं, क्योंकि इनके अख्तियार में है वहाँ तनख्वाह बढ़ाना। अच्छा, बड़ी लड़ाई होती है अपोजिशन की, बिल आ गया, इस पर लड़ पो, फलां चीज़ आ गई, लड़ो। अच्छा, जब तनख्वाहों की बारी आती है तो पूरी पार्लियामेंट मुतफ़िका तौर पर उसे कबूल कर लेती, ना कोई अपोजिशन ना कोई दूसरा, क्योंकि ये ज़ाती मुफादात की बात है। और इसमें थोड़ा सा हमारा भी कसूर है जावेद भाई। वो क्या? हमारा ये कसूर है कि हमने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये हमारे तबके से है कि नहीं है। जब तक इस कौम ने ये फ़ैसला ना कर लिया कि अपने अंदर में से पढ़े लिखे, ईमानदार और बाशऊर लोगों को, जो इन्हीं गलियों में रहते हो, इन्हीं बाज़ारों में रहते हो, उनकी लाइफ हमारे जैसी हो, हम अक्सरियत ही है ना, तो हम उसे मुंतखब करें और उस पर इलेक्शन पर उसके पैसे नहीं लगते। हम फैसला करें कि हमने इसे वोट देने, हम वोट मांगे, उसे कहें कि भाई आपने एक रज़ाकाराना खिदमात के लिए आपको भेज रहे हैं, तो फिर वो ना अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, वो देखेगा कि मजिठिया के डेरे में जो किसान काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी, क्योंकि वो भी एक किसान का बेटा होगा, या वो शहर का होगा तो उसे पता होगा कि फैक्ट्री में मज़दूर काम करने वाली की क्या ज़िंदगी है, क्योंकि वो मज़दूर का बेटा होगा। तो ये है असल मसला। अगर ये मसाइल हल करने हैं, इनको ब्रेक लगानी है, तो वो हम इसी तरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी शायद हम इस मूड में नहीं हैं। अच्छा नाज़ साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त आज कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। मसौदे जो है उस पर मुशावरत का अमल भी तेज़ हो गया है। क्या नियाज़ साहब, जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वो अपने जो सासाजात हैं वो डिक्लेयर करने से क्यों परेशान हैं, क्यों खौफजदा हैं? जावेद साहब, मैं नाम तो नहीं किसी को लूँगा, लेकिन इशारतन आपको बताऊँगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं कि वो इंतहाई लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। उसमें कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में गए, कुछ DC ऑफिस गए, अच्छा कोई पटवारी था, कोई क्लर्क था, कोई कुछ था, कुछ किसी ऑफिस से रिटायर्ड हुआ। उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उन्होंने नाजायज़ ज़राए से रिश्वत लेकर ये बनाई और उनका कोई भी पूछने वाला नहीं है उनसे। वो डिक्लेयर कैसे करें? मैं एक शख्स को जानता हूँ कि वो जब DC ऑफिस क्लर्क बन के आया, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके पास चारपाइयाँ नहीं थी। उसे जब क्वार्टर अलॉट किया गया
तो मेरे मोहतरम है यहाँ एक राना अशरफ साहब एपका के ओहदेदार हैं, एक मेरे दोस्त फौत हो गए राना तुफैल साहब, तो उन लोगों ने उसे चारपाइयाँ दी। आज उसके बहुत अच्छे तालीमी अदारे हैं, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो वो अगर असासे डिक्लेयर कर दें तो फिर तो पता चल जाएगा ना कि ये जो शख्स है इसके बाप की आमदनी 50,000 रुपया थी, इनकी 3 एकड़ अराजी थी, आज 40-50 एकड़ क्यों आ गई? क्यों कि यहाँ पर एक मिली भगत है। मैं तो समझता हूँ कि उनके नहीं, फ़ौज के, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, जजेस के, इवन देन के सहाफ़ियों के भी असासे डिक्लेयर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जिसको भी बेनामी आमदनी या किसी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे बुलंद है तो उससे कोई चीज़ पूछने की बात नहीं है। एक तो इस करप्शन के कवानीन पर सख्ती की जाए और उन्हें कम से कम सजाए मौत और उसकी तमाम जायदाद जब्त, और उसकी उनको जो है ना शहरी उसकी बीवी को उसमें सज़ा देनी चाहिए। अगर उसके बच्चे पालेंगे उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके शेयर होल्डर हैं। उन्होंने क्यों नहीं इस बात पर कानून को रोकने के लिए, इस गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए एहतजाज किया था? तो ऐसे कवानीन बनाएं, मुआशरे को बेहतर करें। मुआशरे ऐसे बेहतर नहीं होते। और अख्तियारात जो हैं इनकी एकेडमी की तरबियत को पहले दुरुस्त करें ऑफिसर्स की, क्योंकि ये है अंग्रेज़ ज़माने की एकेडमी। ये अफसर ब्यूरोक्रेसी, हमारे यहाँ एक फिक्रा चलता है अफसरशाही जी, कि यहाँ एक डिप्टी कमिश्नर है, वो अवाम का मुलाजम नहीं है। 4 पहरेदार खड़े हुए हैं, तो आपने अगर अंदर जाना है तो आपको जांच लेनी पड़ेगी, आपके टैक्सेस से वो तनख्वाह ले रहा है। वो सिविल सर्वेंट नहीं है। इनकी एकेडमीज बनाएं, इन्हें सिविल सर्वेंट बनाएं, इनकी तरबियत करें कि आप अवाम के मुलाजम हैं, नौकर हैं, हाकम नहीं हैं। तो हाकमियत का तस्वर जब तक ख़त्म नहीं होगा लूटमार भी रहेगी। ना साहब, आपने देखा होगा कि आप जिस मर्जी ऑफिस में चले जाएं, उन्होंने अपने अहलकार बाहर बैठाए हैं। जब तक उन्होंने इजाज़त नहीं देनी तब तक आप किसी के ऑफिस में नहीं जा सकते। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, यहाँ पर इनके एग्जेक्टिव बैठे हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हैं। तो जो हमारे ज़िले में मिसाल के तौर पे आप जो है हमारे डीपीओ साहब, उनके ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर भी एक परमिशन लेना पड़ेगी। हो सकता है 2-3 घंटे आपको वेट भी करना पड़े, आपका जो है वो आपको टाइम ही ना मिले, हो सकता है जाते ही टाइम मिल जाए। तो ये तो हमारा ऊपर से लेके नीचे तक ये तो अलमिया है। जावेद भाई, आप तो ये कह रहे हैं ना डीपीओ और ये वो, इन्हें चलो सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट होगी, दहशतगर्दी का शिकार है मुल्क। यहाँ तो फलाई अदारे जो है, मसलन अस्पताल है, एमएस के अंदर, एमएस के कमरे में आम आदमी नहीं दाखिल हो सकता, उसने बाहर। और लेबर डिपार्टमेंट है, हाँ, उसका जो डिप्टी यहाँ बैठता है उसने बाहर पीएन बैठाया होता है। ये दुनिया तमाम इन चक्रों से निकल चुकी है, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि यहाँ अफसरशाही है, सिविल सर्वेंट नहीं है। इनकी एकेडमी की तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए। इन्हीं तरबियत की जाए कि आप कौम के मुलाजिम हैं। एसपी हो या सपाई हो, उसका काम मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, मैं इसके पैसे देता हूँ। वो आसान नहीं कर रहा मुझ पर, लेकिन वो मुझे क्या कर रहा है, क्योंकि वो रियाया है, वो मुझे पकड़ता है, थाने में जूते मारता है, बैठाता है, बेइज्जत करता है और वो मुझे जलील कर देता है, और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए मेरे भाई, इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा आपकी तालीम से, आपकी तरबियत से, आपके मुआशरे की तब्दीली से आएगा, और इसमें अवाम को हिस्सा डालना पड़ेगा। अच्छा ना साहब, हम एक आपसे राय लेना चाह रहे हैं कि ज़िला कौंसल शेखुपुरा में 2 मुलाजमीन हैं जिन पर करप्शन की FIRs लॉन्च हुई हैं, ठीक है, एंटी करप्शन में। वो रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। आज तक वो जब वो वहाँ से रिहा हो के आए हैं तो वो फिर उसी तरह अपनी ड्यूटियों पे काम कर रहे हैं। क्या इनके ये लोग जो हैं मुलाजमीन जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं माफ़ी लेके, क्या ये आज़ाद हैं, कानून से बालातर हैं ये लोग? जावेद भाई, एक तो मैं आपको समझा दूं कि जिस शख्स पर कोई मुकदमा बनता है ना जी, मैं पहले तो कानून की बात कर लूँ, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। गिरफ्तार होता है, वो सस्पेंड होता है, महकमा ने इंक्वायरी करके उसे डिसमिस भी कर देते हैं। लेकिन बाद अगर वो कोर्ट केस है तो क्योंकि यहाँ करप्शन का माफिया है, वो वहाँ भी मिल लेते हैं, मिल मिला के केस को वो सीधा करते हैं। अगर कोर्ट उसे बरी कर देता है बाइज्जत तौर पर जी, तो फिर
उसे आप नहीं रोक सकते मुलाजमत पर आने से। ठीक है। उसे आप जितनी देर तक आपने रखा, नौकरी से निकाला, वो तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं उसे। अच्छा, ये कानून ऐसा सुन लेना मेरी बात, ये क्यों है? क्योंकि हर जगह ही माफिया है, हर जगह कानून शिकनी हो रही है, और ऐसे लोगों को वैसे महकमों की ऐसी सीटों पर नहीं लगाना चाहिए। देखना चाहिए कि कोई केस की नौइयत क्या थी, और फिर उनके असासा जा ये वो वहाँ लोगों से सुलह करके वो आ जाते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, मुद्दई बिक जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो बल्दिया हो या जहाँ मर्जी हो, ये नहीं लगने चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं ना साहब। एक रेड एंड हैंड रेट होता है, आप माशाल्लाह बहुत खूब जानते हैं, इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। रेड एंड हैंड रेट होता है जिसमें किसी सरकारी अफसर को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन और एक हमारे जज साहबान होते हैं साथ, ठीक है, उसको एक नोटों पर निशान लगा कर दिए जाते हैं जो जिससे वो रिश्वत मांग रहा होता है, ठीक है। वो निशानज़दा जो नोट होते हैं वो पकड़े जाते हैं। अगर हमारे फिर उसका मतलब हुआ जो रेड हुआ था वो जो जज साहब बन गए, तो उसको तो फिर सबको उसने करप्शन ने तो फिर मात दे दी ना। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? जावेद साहब, मैंने आपको यही कहा ना कि वो माफिया है, और देखे ना वो रिश्वत के केस में पकड़े गए, निशानज़दा नोट थे। अब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई, एक मजिस्ट्रेट जो था, सिविल जज जो मजिस्ट्रेट है, उसकी वो विटनेस बना, उन्होंने वहाँ से बरामद किए, उसकी फ़र्द बनाई, तो अब उसे तो सजा हो जानी चाहिए थी। तो लेकिन अगर वो बाइज्जत बरी हुआ तो फिर उसी रिश्वत के जिनने काम किया ना, वो नोट बदले गए होंगे निशानज़दा, कहीं लेबॉर्ट्री से कोई गड़बड़ की होगी, किसी को पैसे दिए होंगे, वो लोगों को बैठाया होगा, गवाह को बैठाया होगा, क्योंकि अब जुडिशल के मजिस्ट्रेट है, मैं तो उस पर कुछ नहीं कहूँगा, उनकी एग्जेक्टिव ड्यूटी थी, शायद उसके साथ कोई उनकी साजबाज हुई होगी। तो इनके मिले बगैर उन्हें सज़ा से नहीं, हाँ अदलिया को ये करना चाहिए कि अगर वो नोट भी ठीक थे, मजिस्ट्रेट की शहादत भी मौजूद थी, फिर मुद्दई बैठता है, तो इसके लिए कानून बनाना चाहिए, जैसे हदीस नबवी अल-राशी वल मुर्तशी, तो जो दे रहा था रिश्वत उसके इस जवाज़ को माइनस करके कि मैं मजबूर था तो इसलिए दे रहा था, उसे भी उसके मुताबिक सज़ा दे देनी चाहिए, जो अगर वापस लेता है अपनी कंप्लेंट। अगर मुद्दई बैठ जाए तो अदालत तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ना साहब, हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि माह रमज़ान में खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती हैं। पंजाब कबीना ने 30 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है, इस पर आप क्या कहते हैं? जावेद साहब कि फिर दोबारा जो है ये रमज़ान पैकेज वो उस पर मुलाजमीन लगेंगे, उस पर जनाब जो है हमारा टेंटों के खर्चे होंगे, ये सब तमाम चीज़ें होंगी, आया कि वो बेहतर है या आपके पास कोई और इसका हल है? ना सब जावेद भाई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जी बिल्कुल मैंने कहा कि हम काफ़ी बार बात की, बात सुनी, ये लल्ले तल्ले हैं इनके, ये इनकी अपनी पब्लिसिटी है, सियासी इमेज क्रिएट करने की बात है, अपनी तस्वीरें लगाने की बात है, वहाँ पर वज़ीर आला की तस्वीरें लगेंगी और डिप्टी कमिश्नर की तस्वीरें लगेंगी, मिनिस्टर दौरे करेंगे, कुछ अरब रुपए इसके इनके लल्ले तल्लों में चले जाएंगे, गवर्नमेंट के और अखराजात आएंगे। अगर वज़ीर आला दौरा करेगी तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात, हेलीकॉप्टर के अखराजात, गाड़ियों के अखराजात, सिक्योरिटी के अखराजात, ये तमाम चीज़ें, और आवाम तक इसकी शायद कोई बूंदें पहुँच जाएँ, कुछ लोग लाइनों में लगकर बेइज्जत होकर वहाँ से कोई सौदा खरीद लें। इसका मैंने पिछली दफ़ा भी एक जो है ना हल बताया था जी, कि इसकी सब्सिडी दी जाए जो हर दुकानदार है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्टैम्प शुदा चीज़ें दे दें उन्हें कहे कि ये चीज़ें जो हैं आपने आवाम को इस रेट पर देनी है, और उसकी आमदनी का जो है एक लेवल मुकर्रर कर दें कि जहाँ तक ये जो लोग हैं, वो डेटा मौजूद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में। मतलब ये नहीं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम जो ले रहे हैं उन्हें दिया जाए, वो तो मुस्तक है, उससे थोड़ा अबव चले जाएं कि 60,000 तक जिसकी माहाना आमदनी है, तनख्वाहदार तबका है, उस तक ये हमने सब्सिडी दे दी है, तो ये हर दुकानदार को वो सामान मौजूद हो और वो शख्स का शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखे, रजिस्टर पर इंदराज करे और उन लोगों को सब्सिडी मिल जाए। ना इनके लल्ले तल्ले बनेंगे, ना दौरे होंगे, ना बाज़ार लगेंगे, ना लोगों को खपना पड़ेगा, ना लाइनों में लगना पड़ेगा, ना कोई गरीब आदमी लाइनों के नीचे आकर कोई बूढ़ी औरत अपनी जान ज़ाया करेगी।
अच्छा नाज़ साहब, आप बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आजकल जो भारतीय हमारे हमसाए ममालिक के जो लोग उधर गए हुए हैं तारकिन वतन, उनको वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के पाकिस्तान उनके मुल्क में भिजवा रहे हैं, इंडिया में भिजवा रहे हैं। उनमें काफ़ी सारी तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं जो लोग वहाँ से 40-40 घंटे तक उन्होंने सफ़र करना पड़ा, 40 घंटे के दौरान उनको खाने पीने नहीं दिया गया बल्कि हथकड़ियाँ जकड़े इनके एयरपोर्ट पे उतरे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जावेद भाई, ये तो इंडिया का मामला है, उन्हें नहीं इंडिया का नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप। लेना पहले जी मेरी बात सुन लेना। जी जी। आप एक उसके दरमियान बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप। आपकी कुछ लोगों ने जहाँ जश्न मनाया था डोनाल्ड ट्रंप का जीतने का, फलां हमारा शेर बाहर आ जाएगा, वो कौम परस्त है। तो मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था कि ये शख्स जो है ट्रंप, ये दुनिया के लिए अजाब बन के आ रहा है। अब वो अमेरिकन नेशनलिज्म का नारा लगा रहा है ना, तो इंडिया ने उसे थोड़ी सी आंखें दिखाई। इंडिया को और तो वो सजा नहीं दे सकता क्योंकि बड़ी इकॉनमी है, बड़ी आबादी है। तो उसने कहा जो इमिग्रेंट हैं यहाँ, उनके अनलीगल्स, तो मैं उन्हें एक चपटी मारूं कि देखें मैं ये भी कर सकता हूँ। देखें ना, हाँ, इंडिया इस पर एहतजाज करता है नहीं करता, ये इंडिया का मामला है। लेकिन हम तो इस हद तक गिर गए हुए हैं, हम क्या करेंगे? हमारे इमिग्रेंट भी आएंगे ऐसे। मैंने आपको याद है कहा था कि अब वहाँ जाना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये आएगा तो इसराइल के मजालम फ़लस्तीनियों पर और बढ़ जाएंगे, मुसलमानों पर मजालम बढ़ जाएंगे। और आज बात मैं फिर बरमला कहता हूँ, मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि 25 ईरान टारगेट है, 26 पाकिस्तान टारगेट है। नाखून ले ये कौम अकल के। और जश्न मनाने वाले जो कल अमेरिका को गाली देते थे, अमेरिका के उसकी बुनियाद पर ये मुल्क के अंदर वोट बैंक लिया, और इसराइली उनके हमायत याफ्ता इनकी हमायत करते हैं वहाँ अमेरिकन असम्बलियों में। और यहाँ लोग ये कहते हैं ट्रंप आ गया, इमरान खान रिहा हो जाएगा। तो इसका क्या मकसद है? आज ट्रंप ने पता क्या कहा? उसने कहा फ़लस्तीनियों ने अगर वो जंगी कैदी ना वापस किए तो मैं इन्हें जहन्नम रसीद कर दूंगा। अच्छा। और गज़ा में सुन ले ज़रा, गज़ा इनको तो एक चमाट मारी है ना कि उनके बंदों को 40 घंटे वो हथकड़ियाँ लगाए रखें। आपके लिए ये कहा है कि गज़ा के अंदर कोई फ़लस्तीनी नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। इसका मकसद है कि उन्होंने कब्जा कर लिया, जो गासिब है वो मालिक बन गए और फ़लस्तीनी नहीं आ सकते। वहाँ ये हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? ये उम्मत मुसलमान क्या कर रही है? वो तो कर रहा है ट्रंप। ओ भाई कुछ नहीं कर सकते, खुदा का वास्ता उसका बाइकआउट कर दो, उसकी मसनूआत का बाइकआउट कर दो। आज तक वो पाबंदियाँ लगाता रहा। अमेरिका की जितनी खामोशी से पहले एक अमल करें ना, अपना सारा सरमाया अमेरिकन बैंकों से मिडल ईस्ट निकाल लें, ये पूरे अरब कंट्रीज निकाल लें, मुस्लिम मुल्क निकाल लें। उसके बाद पाबंदी लगा दें कि अमेरिका के साथ हमने लेन देन नहीं करना। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है, उन्हें समझ आ जाएगी, इमिग्रेंट का मुल्क है वो। वहाँ सारे ही मुहाजिर है, गासिब है। वहाँ के मालिक तो रेड इंडियन थे। वहाँ स्पेन है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मन है, ये सारे लोग वहाँ जाकर आबाद हुए और वहीं के वहीं आबाद हुए। बहुत सारे मुल्कों के वो मुल्क इमिग्रेंट है। आज डोनाल्ड ट्रंप आया, वो कहता है कि नेशनल अमेरिकन, और दूसरों को वो जलील कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। इमरान खान, मोदी, ट्रंप जैसे लोग पूरी दुनिया के लिए अजाब हैं। ये अजाब इलाहिया है और इसको भुगतने के लिए हमें शैतानों के चुंगल से निकलना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा इब्लीस जो है ना वो है, और इंडिया है और इसराइल है। हमें इब्लीस के पैरोकार नहीं बनना। अगर तो आप मुसलमान हैं, इब्लीस के पैरोकार ना बने, उनके शैतानों के चेलों के पैरोकार ना बने, उसके पैरोकार बने जिस पर तुम्हारा यकीन है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में तुम्हारी जान है। गैरतमंद कौम बने, इज़्ज़त वाली कौम बने। उसके लिए ज़रूरी है कि ये हमारे हाकम भी IMF दूसरे तीसरे अदारों से चुंगल से निकलें। हम आधी रोटी खाएंगे, हम सूखी रोटी खाएंगे 10 साल, मजबूरी आएगी हम खुद अपनी चीज़ें आज़ाद करेंगे। इस कौम में बहुत तवानाई है, करें।
कोशिश करें। हमें पता हो ना कि ये मकसद है जिसके लिए हमने भूखा रहना। अब तो ये अपने लल्ले तलल्लों के लिए, असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और जाती उम्रा की सिक्योरिटी पूरी करने के लिए, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पूरी करने के लिए, इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। खुदा के लिए इसलिए करेंगे ना, ये कौम को हमने पाँव पे खड़ा करना है, हमने गैरतमंद कौम बनना है, हमने गैरतमंद कौम बनाना है। तो आए वो गैरतमंद कौम के लिए ये करें, तो फिर तो अवाम और कौम को इनका साथ देना चाहिए। जी मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उनके लिए हमारे जो तज़किया नगार हैं अकरम नाज साहब, उनका कहना है आप इन जो रमज़ान पैकेज जो दे रही हैं इस पे इक्वल सबको सब्सिडी दें और दुकानों पे जैसे सबको बाल दे अपना जो जितना ये करियाने का है, ताकि वो एक रेट लिस्ट के तहत मिल सके। तो दूसरा इन्होंने ये बहुत ख़तरनाक जो है वो ख़तरे की घंटी बजाई है अकरम नाज साहब ने कि 2025 जो है ये ईरान के लिए ख़तरनाक है और 2026 पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साल है। तो अभी हमें इसके होश के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो धमकी लगाई है कि फ़लस्तीनियों को हम फ़लस्तीन में नहीं बेदखल कर देंगे, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम अपने मरूफ तज़किया नगार अकरम नाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन जिन्होंने हमें अपने कीमती वक़्त दिया, हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।